नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आपके समक्ष आज कुछ एमसीक्यूज़ को लेके आया हूं। ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि यूपीएससी, एचएएस, एसएससी, नेट, सेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आइए उन एमसीक्यूज़ के बारे में जानते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, दल परिवर्तन विरोधी कानून को किस राज्य ने 1979 में अधिनियम बनाया? तो ये ऐसा कौन सा भारत का पहला राज्य बना जिसने एंटी डिफेक्शन लॉ 1979 में बनाया था? तो पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है तमिलनाडु। तो साथियों, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य बना जिसने कि सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। तो ये इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। दूसरा क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक तत्व भारत ने किस देश से लिए हैं? द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया हैड बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है कनाडा, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो शायद साथियों, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 यानी कि पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 to 51 जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, राजनीति के निर्देशक तत्व, ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है कि 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन बना? एक एंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी, उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राधाकृष्णन, चौथा है सी राजागोपालाचारी। तो साथियों, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उसके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे। ये इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है? पहली है, इसका मतलब है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ बना उससे कौन सा इंडियन शेड्यूल जुड़ा हुआ है? जैसे भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन सी अनुसूची जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा है छठी अनुसूची, तीसरा है 8वीं अनुसूची और चौथा है हमारे पास 10वीं अनुसूची। तो साथियों, जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो एंटी डिफेक्शन लॉ या दल विरोधी कानून से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो मतलब कि एक जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो मदर टंग में होगी, ये हर एक राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? पहला अनुच्छेद 349, दूसरा 350, तीसरा 351, चौथा 352। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 वो ये बात करता है कि प्रत्येक राज्य ये प्रयास करेगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में ली जाए या दी जाए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था की बात की गई है? मतलब कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि भारत जो ना वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस मेंटेन करने का प्रयास करेगा? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 48A, दूसरा है अनुच्छेद 50, तीसरा अनुच्छेद 51, चौथा अनुच्छेद 52। तो साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है
वो ये बात करता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का प्रयास करेगा। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है कि कोई भी अगर मामला राष्ट्रपति के समक्ष आया है तो उस मामले को वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं या वापस पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। ये अधिकार भारतीय राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद द्वारा, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 39वां, दूसरा है 40वां, तीसरा है 42वां और चौथा है 44वां। तो साथियों 44th जो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में ये व्यवस्था की गई कि भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष आने वाले मामले को भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान 1978 में किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? जो 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय संविधान के किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा, दूसरा है दूसरे संवैधानिक संशोधन द्वारा, तीसरे संवैधानिक संशोधन द्वारा या 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो साथियों जो 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भारतीय संविधान में दूसरे संवैधानिक संशोधन पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। यह आपने ध्यान रखना है। पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा 1951 में 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। अगला है हमारे पास किस अनुच्छेद में कहा गया है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 215, दूसरा है अनुच्छेद 275, तीसरा है अनुच्छेद 325, चौथा है अनुच्छेद 355। तो साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 355 है वो ये बात करता है कि ये संघ मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य होगा कि वो हर एक राज्य को बाहरी आक्रमण और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है या आंतरिक गड़बड़ी होती है उससे वो हर एक राज्य की सुरक्षा करें। तो ये संघ का कर्तव्य होगा, ये अनुच्छेद 355 बात करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किस राष्ट्रपति या कौन सी राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? तो साथियों पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है बीबी गिरी, तीसरा है ज्ञानी जेल सिंह, चौथा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो साथियों ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति 1982 से लेकर 87 तक रहे। वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसके महासचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो ज्ञानी जेल सिंह इसका आंसर होगा। साथियों आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से मैं और भी ऐसे MCQs और अदर जीके आपके समक्ष लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,